स्टार्ट। हमें याद नहीं पड़ता सरकार ने अपने खर्चों में मितव्ययता की बात पिछली बार कब कही। अब तो राज्य में बैठे नेता राजकोष को हाथ खोलकर लुटाने में ही अगले चुनाव में अपने और अपने दल की विजय देखते हैं। आज़ादी के बाद संविधान से मिली लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सरकारें वास्तव में लोक कल्याणकारी होती थी तब वह मितव्ययता की बातें करती थी। अब नहीं करती। राजकोष का पैसा लोगों के हाथ में जाए, उनको अधिक उत्पादक बनाए, इससे किसी को क्या विरोध हो सकता है। किंतु राजकोष का पैसा ऐसे कामों पर खर्च हो जो दिखावे की भव्यता पर खर्च हो, यह तो कोई नहीं चाहेगा। मितव्ययता का आशय यह होता था कि सरकार अपने तंत्र पर खर्चे कम करके पैसे बचाए और उसे आमजन के कल्याण पर खर्च करे। इसका मतलब यह भी नहीं कि सरकार पदों पर बढ़ना बंद कर दे और नियमित पदों पर निजी ठेकों पर देने लगे और लोक कल्याण के कामों से अपनी सीधी हिस्सेदारी से पल्ला झाड़ने लगे। दुर्भाग्य से जन कल्याण के दो बड़े क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों कामों से अब निर्वाचित सरकारें अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश में नज़र आती है। वैचारिकता से कटे और ज़मीनी हकीकतों से जानकर अनजान रहने वाले ये ज़माने के राजनेता अब जनसेवा का मुखौटा पहनकर सब कुछ अपने लिए और अपनों के लिए चाहने लगे हैं। आज की हकीकत यह है कि जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों, रहन सहन, उनके सरकारी आवासों की साज सज्जा तथा उनके निजी खर्चों की मद में अश्लीलता की हद तक पैसा खर्च किया जाने लगा है। सबने देखा है कि पिछली सरकार, अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी धन की फिजूल खर्ची की सीमाएं किसी प्रकार लांघी थी। हालांकि गहलोत अपना राज बचाने में असफल रहे, किंतु उन्होंने लोकतांत्रिक शुचिता के बंधन में जो सुराग कर दिया, वह यदि बढ़ता रहता तो एक दिन वह उसे ढहा भी सकता था। मगर राजनेताओं, खासकर निर्वाचित प्रतिनिधियों में इसकी कोई फिक्र नज़र नहीं आती है। इसका एक बड़ा उदाहरण जयपुर में उनके लिए बनाए गए आलीशान आवास है। पिछली सरकार ने उनके लिए जयपुर में राज्य विधानसभा के पास करीब 500 करोड़ रुपए से ऐसे विलासिता वाले आलीशान आवास बनाए हैं जिनकी कल्पना भी उनके बहुसंख्यक मतदाता नहीं कर सकते। विधायकों को मिलने वाले इन सभी फ्लैटों में प्रत्येक में 4 सोने के कमरे, एक बड़ा हॉल, खुला हवादार भव्य रसोई घर और आधुनिक सुविधाओं वाले स्नान घर व शौचालय बनाए गए हैं। साथ ही हर फ्लैट में एसी, आरामदेह बड़े पलंग, फ्रिज, सोफ़ा सेट समेत कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गई है, क्योंकि आलीशान और भव्य स्थान पर रहने वाले को अति अत्याधुनिक सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। इसलिए पूरे परिसर के कॉमन एरिया में 80 से अधिक अत्याधुनिक एवं हाई रेंज सीसीटीवी कैमरे
लगाए गए हैं। परिसर में डबल बेसमेंट में स्मार्ट पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें एक साथ 921 चार पहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं। कैसी विडंबना है कि सरकार जब नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय या अस्पताल या डिस्पेंसरियां खोलती है तो उनके लिए भवन बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, मगर जनप्रतिनिधियों को आरामदायक रहन सहन देने के लिए पैसों का दरिया बहा दिया जाता है। लंगोटी वाले फ़कीर महात्मा गांधी के अनुयायी बनने का ढोंग रचने वाले अशोक गहलोत को गांधी वाटिका पर राजकोष का 85 करोड़ रुपए खर्च करते हुए कोई गिलानी नहीं हुई। अब देखें तो राजनीतिक के समूचे परिदृश्य में सभी पार्टियां एक जैसी हो चली है। सभी विलासिता पर अधिक खर्च करने का तत्पर नज़र आती है। जिस प्रकार की फिजूल खर्ची विधायकों के भव्य आवासों पर हुई है, वैसी ही फिजूल खर्ची नए बनने वाले सरकारी ऑफिसों के भवनों के निर्माण पर भी खुलकर हो रही है। जनता की गाढ़ी कमाई के राजकोष से बनने वाले ये सरकारी भवन 5 सितारा होटल के भवनों से प्रतिस्पर्धा करते लगते हैं। सरकारी ऑफिस में काम करने के लिए छोटे और बड़े बाबू रोज़ दिन में 10 से 5 बजे तक बीच हफ्ते में 5 दिन बैठते हैं। ये अन्य सरकारी छुट्टियां अलग होती है। इतने थोड़े समय कर्मचारियों को बिठाने के लिए आलीशान व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, जबकि जिनके वे सेवक हैं उनमें से 80% गरीबी और अभाव में जीते हैं। बहुतों को याद होगा कि 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सलाह दी थी कि सरकारी ऑफिसों के भवन जिनमें दिन में कोई घंटे बैठकर कर्मचारी काम करते हैं, वे शानदार वास्तु और साज सज्जा वाले होने की बजाय साधारण कामकाजी व्यवस्था वाले होने चाहिए। उन पर बड़े खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है। उस दौरान जब जयपुर में शासन सचिवालय के पीछे चिकित्सा विभाग का भवन बना तो उसे तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने उसे वैसा ही बनाने के निर्देश दिए जैसी तत्कालीन प्रधानमंत्री की राय थी, और वह वैसे ही बना। मगर वह सोच तो कब ही हवा में उड़ गई और हम आज सरकारी कार्यालयों के आलीशान और भव्य भवनों को निजी कॉरपोरेट संस्थानों के भवनों से प्रतिस्पर्धा करते पाते हैं। यह इसलिए भी हुआ है कि क्योंकि हमारी चुनावी व्यवस्था में जो लोग जनता के प्रतिनिधि बनकर विधायिका में जाते हैं, उनका आमजन से नाता सिर्फ दिखावटी होता है। भले ही हमारा संविधान सार्वभौम सत्ता हम भारत के लोगों के हाथ में बताता है, मगर मतदान की मशीन का बटन दबाने के साथ ही यह सत्ता निर्वाचित राजनेता को हस्तांतरित हो जाती है। स्टॉप।